मामा काल आने से पहले मैंने बैंक से 1 अरब का लोन लिया। इसके बाद 1 करोड़ खर्च करके अपने लिए एक लोहे का अभेद्य किला बनवाया। फिर 2 करोड़ खर्च करके एक बड़ा वेयरहाउस सुपरमार्केट खरीद लिया और रातों रात उसका पूरा सामान खाली करवा लिया। सब कुछ तैयार करने के बाद मैं बिस्तर पर जा गिरा। सिर उठाकर 30 बोतल रेड वाइन पी और आंखें बंद करके उस पल का इंतजार करने लगा। सिर्फ मैं जानता था कि आज रात ठीक 12 बजे जैसे ही घड़ी की घंटियां बजेंगी, पूरी दुनिया एक लंबे हिमयुग में प्रवेश कर जाएगी। भयानक बर्फीला तूफान इंसानों की विशाल आबादी को बेरहमी से निगल जाएगा। जैसे ही 12 बजे की घंटियां बजीं, रहस्यमयी कणों की एक धारा ने पूरी दुनिया को ढक लिया। रात का आसमान अचानक अजीब सफेद रोशनी से चमक उठा। आधी रात होने के बावजूद ऐसा लग रहा था जैसे दोपहर का समय हो। लोगों को कुछ समझ आता उससे पहले ही आसमान से भारी बर्फ गिरने लगी। शुरुआत में बर्फ के टुकड़े छींटी जितने छोटे थे, लेकिन पलक झपकते ही वे भयंकर बर्फीले तूफान में बदल गए। पूरा शहर अनगिनत बर्फ से ढक गया। सड़कों पर यातायात पूरी तरह ठप हो गया और हड्डियां जमा देने वाली ठंड हवा के हर हिस्से में किसी खूंखार जानवर की तरह फैल गई। लोग घबराकर अपने अपने घरों में भागने लगे। दुनिया भर में अचानक तापमान गिरने की खबर ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। कुछ ही पलों में पूरा इंटरनेट लोगों की चीख पुकार से भर गया। लोग अभी भी शिकायत कर रहे थे कि सर्दियां इतनी जल्दी आ गईं और उनके घर में सिर्फ पतले कपड़े ही बचे हैं। कुछ बेवकूफ तो इस बात से खुश थे कि कल उन्हें काम पर नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन मैं ठंडी हंसी हंसते हुए सिर हिलाता रहा। मन ही मन मैंने कहा, यह कोई सामान्य बर्फबारी नहीं है। ये कभी नहीं रुकेगी। तापमान लगातार गिरता जाएगा, संसाधन खत्म हो जाएंगे और इंसानों का इंतजार सिर्फ ठंड से जमकर और भूख से मरने का होगा। घर के अंदर पहाड़ की तरह जमा सामान को देखकर मुझे पता था कि यह मेरे लिए 100 रातों तक आराम से काफी होगा। मैंने आराम से फायरप्लेस जलाई, सोफे पर सिकुड़कर लेट गया और गहरी नींद में चला गया। जब मेरी आंखें खुलीं, तब तक पूरा शहर बर्फ में डूब चुका था। खिड़की के बाहर सिर्फ सफेदी दिखाई दे रही थी। सड़कें और झाड़ियां पूरी तरह गायब हो चुकी थीं, मानो वे कभी अस्तित्व में थीं ही नहीं। बर्फीला तूफान अभी भी गरज रहा था। टीवी पर लगातार आपदा की खबरें चल रही थीं। सिर्फ एक रात में तापमान गिरकर -100 डिग्री तक पहुंच गया था। दुनिया की अधिकांश प्रजातियां लगभग विलुप्त होने की कगार पर थीं। सिर्फ पिछली रात ही हजारों लोग इस ठंड को सहन नहीं कर पाए थे और तटीय इलाकों में कई लोग जमकर बर्फ की मूर्तियों में बदल गए थे। इस खबर ने लोगों में पूरी तरह दहशत फैला दी। लोग पागलों की तरह सामान खरीदने के लिए दौड़े, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बाहर का तापमान लगातार गिरता जा रहा था। घरों के दरवाजे बर्फ से बंद हो चुके थे और निराश लोग सिर्फ यही प्रार्थना कर सकते थे कि यह आपदा जल्द खत्म हो जाए। लेकिन मैं घर के अंदर आराम से रेड वाइन पीते हुए स्टेक काट रहा था। मुझे जरा भी ठंड महसूस नहीं हो रही थी। आखिरकार 1 करोड़ खर्च करके बनाए गए इस सेफ हाउस के अंदर तापमान हमेशा आरामदायक 22 डिग्री पर बना हुआ था। अचानक मेरा फोन बज उठा। स्क्रीन पर उसी दिखावटी नेक दिल लड़की का नाम था। वो फोन पर रोते हुए मुझसे थोड़ा खाना मांगने लगी और कसम खाने लगी कि आपदा खत्म होने के बाद वह सब कुछ 2 गुना करके लौटा देगी। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के फोन काट दिया। मैं इस औरत के जहरीले स्वभाव को बहुत अच्छी तरह जानता था। पिछले जन्म में मैं उसके इसी मासूम और बेचारी चेहरे से धोखा खा गया था। मैंने उसे अपना खाना दे दिया था, लेकिन बदले में उसने एहसान मानने के बजाय दूसरों के साथ मिलकर मुझे मरवा दिया था। यहां तक कि उसने मेरी हड्डियों से सूप तक बनाया था। यह सब याद आते ही मेरा मन हुआ कि उसे तुरंत खत्म कर दूं, लेकिन मैंने अपनी भावनाओं पर काबू पा लिया। मैंने उसे तुरंत एक मैसेज भेजा, अलरहा, अरे तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मेरे घर का सारा सामान तो खत्म हो चुका है, बस सुबह खरीदा हुआ एक स्टेक बचा है। मैसेज भेजने के बाद मैंने जानबूझकर मेज पर रखे स्टेक और रेड वाइन की तस्वीर खींची। इतना ही नहीं, मैंने पतली नाइट ड्रेस में अपनी एक सेल्फी भी उसे भेज दी। तस्वीर देखते ही उस लड़की की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि इतनी भयंकर ठंड में भी मैं पतले कपड़े पहनकर आराम से स्वादिष्ट खाना खा रहा था। तस्वीर में स्टेक और रेड वाइन देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। उसने तुरंत जवाब दिया। उसके हर शब्द में लालच साफ दिखाई दे रहा था और वह चिल्लाकर कहने लगी कि उसे भी खाना है।
अगर यह पिछला जन्म होता तो मैं खून पसीना एक करके सामान उसके घर पहुंचा देता। लेकिन अब मैं पहले वाला मूर्ख नहीं था। मैंने आराम से जवाब दिया, गेरी, खाना है तो खुद सुपरमार्केट जाकर खरीद लो। मेरा जवाब देखते ही वह गुस्से से बौखला गई। मैंने उसे नजरअंदाज किया और अपने जमा किए हुए किताबों में से एक उठाकर आराम से पढ़ने लगा। कयामत का सामना करने के लिए मैंने ढेर सारी किताबें जमा की थीं। आखिर ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता। इन किताबों में मौजूद विशेषज्ञ जानकारी जरूरत पड़ने पर मेरी जान बचा सकती थी। असली खेल तीसरे दिन शुरू होना था। मुझे अच्छी तरह पता था कि आगे क्या होने वाला है। मैं पूरी रात नहीं सोया और उसी पल का इंतजार करता रहा। पूरी दुनिया में बिजली गुल होने वाली थी। बिजली जाने के बाद एक समस्याएं शुरू हो गईं। पानी की सप्लाई भी ठप हो गई। बिजली और पानी दोनों खत्म होने के बाद आम लोग अंधेरे और निराशा की खाई में गिर गए। लेकिन मैंने पहले ही 2 साइलेंट जनरेटर चालू कर रखे थे, इसलिए मेरे घर में बिजली की कोई कमी नहीं थी। मैं मुस्कुराते हुए फोन देखने लगा। पूरे इंटरनेट पर लोग बिजली और पानी बंद होने की शिकायत कर रहे थे। सरकारी अधिकारी अभी भी झूठी उम्मीद दे रहे थे कि जल्द ही मरम्मत पूरी हो जाएगी। मैंने चुपचाप सिर हिलाया। इस समय सरकार खुद ही अपनी हालत संभालने में असमर्थ थी। इस दुनिया के अंत में जिंदा रहना है तो इंसान सिर्फ खुद पर भरोसा कर सकता था। असल में आज ही कयामत का पर्दा पूरी तरह उठा था। आधुनिक समाज की बिजली और भोजन व्यवस्था खत्म होने के बाद इंसानों पर बड़े पैमाने पर मौत का साया मंडराने वाला था। समय बीतने के साथ सामान की भारी कमी होने लगी। लुटेरों के गिरोह बनने लगे और जमाखोर एक कप इंस्टेंट नूडल्स की कीमत 1,000 तक वसूलने लगे। इस कयामत के बीच इंसानियत का असली चेहरा सामने आने लगा। जब मैं घर में बैठकर यह सब देख रहा था, तभी अचानक मुझे एक ग्रुप चैट में जोड़ दिया गया। मैंने नजर दौड़ाई तो उसमें मेरे पड़ोसी और सोसाइटी के दूसरे लोग थे। वे ग्रुप में जोर शोर से चर्चा कर रहे थे कि मेरे घर में ढेर सारा सामान, खाना पीना और ईंधन मौजूद है और मैं इस समय स्वर्ग जैसी जिंदगी जी रहा हूं। कुछ लोगों ने तुरंत गवाही दी कि उन्होंने अपनी आंखों से मुझे घर में सामान लाते देखा था। फिर किसी ने मेरा स्टेक खाते और रेड वाइन पीते हुए वीडियो भी ग्रुप में डाल दिया। अब तो पूरा ग्रुप भड़क उठा। हर कोई मुझे नैतिकता का पाठ पढ़ाते हुए स्वार्थी कहने लगा और अपनी सारी परेशानियों का दोष मेरे सिर मढ़ने लगा। वे यहां तक धमकी देने लगे कि मुझे अपना सामान सब में बांटना ही होगा, वरना वे अपनी जान की बाजी लगाकर भी मेरे घर का दरवाजा तोड़ देंगे। कोई नैतिकता का सहारा ले रहा था, कोई गिड़गिड़ाकर भीख मांग रहा था और कोई बड़े बड़े भाषण दे रहा था। लेकिन सबका मकसद एक ही था, मेरी चीजें मुफ्त में हासिल करना। उनकी बेशर्म बातें देखकर मैंने ठंडे स्वर में जवाब दिया, मैं तुम लोगों को जानता तक नहीं हूं। आखिर किस अधिकार से मैं अपना सामान तुम्हें बांट दूं? ऐसी भयावह परिस्थिति में ये लोग मानसिक रूप से टूटने की कगार पर पहुंच चुके थे। अब इस समय उनसे तर्क करना बेकार था। जिंदा रहने के लिए वे बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी सारी सीमाएं और सिद्धांत छोड़ सकते थे। मैं अच्छी तरह जानता था कि पिछले जन्म में जब मैंने दया करके दरवाजा खोला था, तो यही पड़ोसी अंदर घुस आए थे और मुझ पर हमला कर दिया था। मैं पूरी तरह खत्म भी नहीं हुआ था कि वे मुझे अपना शिकार बनाने के लिए तैयार हो गए थे। मैं इन लोगों का असली चेहरा पहले ही देख चुका था। इस बार मैं इन लालची लोगों को अच्छी तरह सबक सिखाने वाला था। मैंने ग्रुप में सीधे वीडियो कॉल शुरू कर दी। फिर एक बोतल प्रीमियम ऑस्ट्रेलियाई रेड वाइन और बेहतरीन फ्रेंच फोगरा निकाला और सबके सामने खाते पीते हुए लाइव करने लगा। यह दृश्य देखते ही ग्रुप के लोगों ने मुझे लगातार निजी संदेश भेजने शुरू कर दिए। कई महिला पड़ोसियों ने तो इशारों से भरे संदेश भी भेजे। उन्हें पता था कि इस दुनिया में अब पैसे की कोई कीमत नहीं रही, इसलिए कुछ लोगों ने खाने के बदले अनुचित व्यक्तिगत सौदे करने की पेशकश तक कर दी। यहां तक कि कुछ पुरुष पड़ोसी भी मुझे अपना बड़ा भाई मानने की बातें करने लगे। सबसे ज्यादा हास्यास्पद बात यह थी कि कुछ लोग तो मुझे खुश करने के लिए अजीबोगरीब पेशकशें तक करने लगे। मैंने सारे मैसेज देखे और मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं लगी। मैंने फोन को स्टैंड पर रखा और आराम से इंतजार करने लगा कि शायद ये लोग अब कोई नया तमाशा करें। मैं सोफे पर आराम से पसरा रहा। बाएं हाथ में रेड वाइन और दाएं हाथ में फोआग्रा था। खिड़की के बाहर चल रहे खूबसूरत लेकिन जानलेवा बर्फीले तूफान का आनंद ले रहा था। देखते ही देखते आधा महीना गुजर गया। बाहर बर्फबारी रुकने का नाम नहीं ले रही थी और पूरा शहर सफेद खंडहर में बदल चुका था। मेरी याद के मुताबिक यह बर्फबारी अभी 1 महीने और चलने वाली थी।
चौथी मंजिल से नीचे का पूरा इलाका बर्फ में डूब जाएगा। इसके बाद यह आपदा कितने समय तक चलेगी, मुझे भी नहीं पता था। मैं बोर होकर पड़ोसियों के मैसेज देख रहा था।